हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम पूरा इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि संघवाद कितनी तरह का होता है और किस तरीके से संघवाद के सामने क्या चुनौतियाँ हैं और क्या क्या मतलब इंडिया में कैसे कैसे इसके जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि संघवाद के बारे में सबसे पहले कहाँ पर यूज़ किया गया था। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही सबसे पहले संघवाद शब्द का प्रयोग किया गया था, जिससे भारत में संघवाद का जन्म हुआ। संघ तथा राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा ही भारत को एक संघीय देश बनाता है, यानी एक फेडरल कंट्री बनाता है। भारत और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन के लिए कहाँ पर बताया गया है, तो वो बताया गया है हमें 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई हैं। पहली लिस्ट का नाम है संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को। दूसरी है आपकी राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों सरकारों को दिया गया है। तो इस तरह से हमने थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन जाना और अब हम जानेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। जानने से पहले हम संघवाद के बारे में जानेंगे कि संघवाद होता क्या है, फेडरलिज्म कहते किसे हैं। तो देखिए, संघवाद सरकार का वो रूप होता है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से यानी कि आधा केंद्र सरकार में और एक राज्य सरकार में होता है, या फिर किसी जो आपकी क्षेत्रीय सरकारें होती हैं, है ना, जो भी हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें होता है। संघवाद केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच में ही शक्ति के विभाजन में संतुलन बनाकर रखने को कहते हैं, यानी कि दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे, उसे ही हम फेडरलिज्म कह सकते हैं। देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के बीच संतुलन के लिए ये एक रास्ता हमें देता है। और संघवाद को हमने कनाडा के जो संविधान है, जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से अपनाया है और केंद्र को राज्यों को और अधिक मजबूत इसमें बनाया जाता है। मतलब केंद्र को ज़्यादा पावर होती है और स्टेट को इसमें कम पावर होती है एक तरीके से। अब केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंधों के आधार पर हम संघवाद की अवधारणा को देखिए 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला सहकारी संघवाद, जो आज का हमारा टॉपिक है, जिस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और दूसरा है प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब क्योंकि सहकारी संघवाद पे तो हम पूरी चर्चा करेंगे, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में। क्या होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म? तो देखिए, इस तरह के संघवाद में राज्यों को आपस में और केंद्र के साथ लाभ के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा करनी होती है, यानी कि आपस में करते हैं स्टेट या तो कंपटीशन या फिर सेंटर के साथ कंपटीशन करते हैं। और किस उद्देश्य से करते हैं? ताकि उन्हें बेनिफिट हो सके। इस तरह संघवाद को देश में 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के बाद ही महत्व मिला है। पहले इसको महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन 1990 के दशक में ही इसको महत्व मिला है। लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, ये भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं किया गया है। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब हमने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे कि सहकारी संघवाद में क्या होता है। देखिए, सहकारी संघवाद में केंद्र तथा राज्य अपनी आपसी समस्याओं को एक दूसरे के सहयोग के आधार पर हल करने का प्रयास करते हैं। यानी उनकी जो भी आपसी समस्याएं होती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, उन्हें एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ तब हल करने की कोशिश की जाती है। दूसरे शब्दों में, जो संघात्मक संविधान है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन रहता है। हर सरकार संविधान के द्वारा ही दी गई सीमाओं में ही काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। दोनों सरकारें क्योंकि एक ही नागरिक के लिए शासन करती हैं, उनके कल्याण के लिए ही काम को पूरा करती हैं। संघात्मक संविधान की स्थापना के शुरुआत में ही विभिन्न सरकारों में क्या था कि पहले कंपटीशन की भावना थी। वो एक दूसरे से एक तरीके से कंपटीशन किया करती थी, है ना। जो केंद्र था
वो अधिक शक्तिशाली बना दिया गया था। अब इसी कारण से, क्योंकि ताकि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए और उनके क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप ना करे, इसलिए केंद्र को कम और पहले राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी, यानी राज्यों को जो पावर दी गई थी वो सेंटर से ज़्यादा दी गई थी। इस कारण अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में केंद्रीय राज्यों के बीच में जो है एक तरीके से विवाद होने लगा, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में एक तरीके से विवाद होने लगा। और इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन फिर धीरे धीरे विश्व युद्ध के बाद आया। तो विश्व युद्ध के बाद जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद इसमें बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। केंद्र और राज्यों के बीच में एक सहयोग और समन्वय की भावना उत्पन्न होने के कारण ही हम इसे सहकारी संघवाद का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से पहले जिस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच में जो टकराव की स्थिति देखने को मिलती थी, दोनों के बीच में पहले एक तरीके से कंपटीशन की भावना थी, जैसा कि हमने देखा, और केंद्र को कम और राज्यों को ज़्यादा शक्तिशाली जो शक्तियाँ थी वो दी गई थी। और इसी कारण देखिए, ये देश ऐसे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद देखने को मिला दोनों के बीच में, सेंटर के और स्टेट के बीच में। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद इसमें बदलाव आया और दोनों के बीच में एक सहयोग और समन्वय देखने को मिला, जिस कारण इसे सहकारी संघवाद कहा जाने लगा। अब इसके परिवर्तन के 3 कारण थे। क्या कारण थे सहकारी संघवाद के? तो सबसे पहला कारण था बाह्य आक्रमण, युद्ध और खतरे की आशंका। दूसरा था जो तकनीकी प्रगति हो रही थी, है ना, जो भी टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही थी और संचार के जो साधन थे उनमें बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था। और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का भी जन्म होने लगा था। इसमें क्या होता है, जब एक वेलफेयर स्टेट की तरफ कोई सोसाइटी जाती है तो जिससे राज्य सरकारों को जनता के कल्याण के लिए ज़्यादा धन लगाना पड़ता था। अब जब स्टेट को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी तो उसे केंद्र से अनुदान भी लेना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा। तो जब राज्यों को केंद्र की ज़रूरत महसूस हुई तो तब भी उनका जो सहयोग और समन्वय था वो बढ़ने लगा। तो ये 3 कारण थे इसके परिवर्तन के कि क्यों जो पहले टकराव होता था वो धीरे धीरे सहयोग में बदलने लगा। अब भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात को देखिए अच्छी तरीके से समझा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने संविधान को बनाया था, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि दोनों सरकारों के बीच में सहकारिता की भावनाओं को अब हमें मूर्त रूप दे देना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे उपबंध भी बनाए गए हैं। जैसे कहाँ कहाँ इनमें सहयोग देखने को मिलता है सेंटर और स्टेट में? सबसे पहले विधि निर्माण में सहयोग, जब लॉ बनाया जाता है तब दोनों में सहयोग देखने को मिलता है। राजस्व विभाजन, यानी कि जब रिवेन्यू का बंटवारा होता है, जो भी रिवेन्यू इकट्ठा किया जाता है उसमें सहयोग। और प्रशासनिक सहकारिता, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉपरेशन होती है, जिसमें आपको अखिल भारतीय सेवाएं, अंतर्राज्यीय परिषद जो इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है, पूरा विश्वास, पूरी मान्यता वाला खंड रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा, यानी कि जो अगर 2 राज्यों के बीच में जल के विवाद को लेकर, पानी को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका निपटारा। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो प्रशासनिक सहकारिता को दिखाते हैं। अब सबसे पहले अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है विधि निर्माण में सहयोग। देखिए, जो अनुच्छेद 252 है संविधान का, उसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल, यानी कि जो उनके लेजिस्लेचर है, अगर वो ये संकल्प पारित कर देते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना ज़रूरी है, तो संसद जो है वो उस विधि पर कानून बना सकती है। और अन्य राज्य भी अगर संकल्प पारित करके ऐसी विधियों को स्वीकार कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो अब राज्य सूची के विषयों पर कानून बना कौन सकता है? संसद भी बना सकती है। राज्य सूची में देखिए लोक स्वास्थ्य है, वन है, कृषि है, मत्स्य पालन है, ये सब ऐसे आदि विषय हैं जिन पर समान विधि की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सारे राज्यों के द्वारा बनाई गई विधियों में उन मामलों में एकरूपता नहीं हो सकती, मतलब वो अलग अलग हो सकते हैं। अनुच्छेद 252 में ऐसी सरल व्यवस्था की गई है जिसे संविधान में संशोधन किए बिना भी इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। तो जब विधि निर्माण में सहयोग दिखाई देता है तो इससे भी हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाई देता है। इसके बाद आता है राजस्व वितरण, यानी कि कोई टैक्स है या रिवेन्यू है वो सेंटर ने लगाया हो, और जब सेंटर उस टैक्स को लगाता है तो वो कुछ राज्यों के बीच में बांट दिया जाता है। या कुछ टैक्स ऐसे होते हैं, रिवेन्यू ऐसे होते हैं जो सेंटर लगाती है और केवल उन्हें स्टेट ही इकट्ठा करते हैं। तो केंद्र और राज्यों में राजस्व के विभाजन की योजना में संतुलन और सहयोग की व्यवस्था है। टैक्स के जितने भी ज़्यादातर स्रोत हैं, जो भी सोर्सेज हैं जहाँ से टैक्स आता है, वो केंद्र के पास है ज़्यादातर अगर हम सोर्सेज देखें। लेकिन राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए, स्टेट की जो फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए ही उनके जो आय के स्रोत हैं, उनकी जो इनकम के सोर्स हैं, उनके साधन बहुत ज़्यादा सीमित हैं, है ना, लिमिटेड हैं बहुत ज़्यादा।
और उनका उत्तरदायित्व ज़्यादा है और उन्हें जन विकास, समाज कल्याण, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं स्टेट को। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इसीलिए राज्यों के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए जो रिवेन्यू है उसके मामलों में संतुलन लाने की कोशिश की है। राज्य द्वारा लगाए गए राजस्व से जो भी धन प्राप्त होता है ना, जो भी रेवेन्यू से धन प्राप्त होता है वो सब क्या होता है कि उस सब में अगर हम देखें तो राज्य द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि आपका सीमा शुल्क हो गया, निगम कर हो गया, ये सब इसी उद्देश्य से टैक्स से प्राप्त सामान्य राजस्व का ज़्यादातर जो भाग है वो स्टेट को सौंपने की व्यवस्था है। मैंने बताया था ना कि जैसे अभी मैंने बताया कि टैक्स क्या होता है, कभी कभी सेंटर लगाता है और स्टेट उसको इकट्ठा करता है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि टैक्स से जो प्राप्त होता है सामान्य रिवेन्यू, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो राज्यों को सौंपने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक तरीके का कॉपरेशन बना रहता है। जैसा कि आर्टिकल 268 से 268 और 269 में बताई गई है यह बात। इसी तरह से केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग और समन्वय की भावना का सर्जन होता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा उपबंध है प्रशासनिक सहकारिता का। प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। केंद्र की संपत्ति राज्यों में ही होती है, उनकी सुरक्षा, केंद्र के आदेश निर्देशों का पालन राज्य के द्वारा ही किया जाता है ना। सेंटर के बिना राज्यों के सहयोग के प्रशासन का काम सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। अब इस उद्देश्य के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई हैं। अब हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैंने बात की थी अखिल भारतीय सेवाएं, है ना, जो ऑल इंडियन सर्विसेज होती हैं। तो यहाँ पे वैसे तो देखिए संघात्मक संविधान में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में, क्योंकि जो पावर होती है वो अलग अलग होती है, सेंटर की पावर अलग होती है, स्टेट की पावर अलग होती है, दोनों के बीच में शक्तियाँ जो है एक तरीके से बटी रहती है अलग अलग, इसलिए उनकी सेवाएं भी अलग अलग होती हैं, उनकी सर्विसेज भी अलग अलग होती है। लेकिन हमारे संविधान में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बनाने के लिए एक ये तरीका निकाला गया है कि भारतीय संविधान में कि एक संघ और राज्य की सम्मिलित सेवाओं का उपबंध किया गया है, जिन्हें हम अखिल भारतीय सेवाओं के नाम से जानते हैं। इनका सबसे बड़ा पर्पज़ क्या है कि ज़्यादातर सहयोग और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। इनका वर्णन संविधान का जो आर्टिकल है 312 उसमें किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब हो गया सेंटर और स्टेट की मिलीजुली सेवाएं, है ना, दोनों का उसमें सहयोग हो। दूसरा जो तरीका किया गया है वो है पूरा विश्वास और पूरी मान्यता खंड, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। ये संविधान के अनुच्छेद 261 में दिया गया है और इसके अनुसार कहा गया है कि संघ और हर राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, न्यायिक कार्यवाहियों का जो हमारी यूनियन है, मतलब जो हमारा पूरा इंडिया है, उसमें जितनी भी न्यायिक कार्यवाहियाँ होंगी, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, उसको पूरे भारत क्षेत्र में, यानी जो हमारा इंडिया है पूरे कंट्री में, पूरी विश्वास और पूरी मान्यता उसको दी जाएगी। देश के किसी भी भाग का जो सिविल कोर्ट होता है उसके द्वारा दिए गए जो भी निर्णय हैं, जो भी जजमेंट हैं, ऑर्डर हैं, उनको पूरे देश में विधि के अनुसार ही निष्पादित किया जाता है और विधि अनुसार ही पूरी विश्वास, पूरी मान्यता भी उनको दी जाती है। तो एक तरीका ये हो गया। तीसरा जो बताया गया है वो है अंतर्राज्यीय परिषद, यानी इंटर स्टेट काउंसिल, जिसको बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 263 में। इसके अनुसार केंद्र और राज्य के बीच में एक समन्वय लाने के लिए राष्ट्रपति को, जो प्रेसिडेंट है, उनको एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की शक्ति दी गई है। एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है बना सकते हैं यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसा करने से लोकहित में वृद्धि होगी। अब बढ़ते हैं इसके चौथे पॉइंट की तरफ, जिसमें बताया गया है अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा। संविधान के अनुच्छेद 262 में कहा गया है कि संसद विधि बनाकर दो राज्यों के बीच में नदी के जल के प्रयोग, यानी दो राज्यों के बीच में अगर कोई नदी बह रही है और उसके पानी के प्रयोग को लेकर, उनमें उसके कंट्रोल को लेकर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसके निपटारे के लिए जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी अन्य निकायों की स्थापना कर सकती है, यानी कोई निकाय बना सकती है जो इस विवाद का निपटारा कर सके। अब संसद ने अनुच्छेद 262 में ही अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नदी बोर्ड अधिनियम 1956 को पारित किया और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 को पारित किया था। नदी बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो राज्य की प्रार्थना पर ही की गई है। ऐसे निकायों के द्वारा ही केंद्र राज्यों के उपयुक्त विवादों को सुलझाया जा सकता है। तो एक ये आधार हो गया। तो ये चारों पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए जो हमारे प्रशासनिक सहकारिता में आते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में संघवाद का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो देखिए, भारतीय प्रशासन में जो शक्ति है वो केंद्र से लेकर जो आपके लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो स्थानीय निकाय होते हैं, जिसमें पंचायत
पंचायत है, पंचायत तक पूरा जारी रहता है। और जब इतना बड़ा सिस्टम चलता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सारे निकायों में सहयोग और समन्वय भी हो। अब ये सहयोग और समन्वय बनाने के लिए संघवाद को भारत में जन्म दिया गया है। यानी एक तरीके से संघवाद कहाँ से शुरू हुआ है? संघवाद शुरू हुआ है इसी सहयोग और इसी समन्वय से। और संघवाद काम के बोझ में दबे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसके बोझ को काफ़ी कम करता है और उसमें मदद करता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। अब इसके सामने इसकी जो दो चैलेंजेस है वो जान लेते हैं। पहला चैलेंज है क्षेत्रवाद और दूसरा है भाषाओं की विविधता। क्षेत्रवाद को संघवाद की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता है। जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि संघवाद लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा कामयाब रहता है। डेमोक्रेटिक, क्योंकि हमारी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सबसे ज़्यादा कामयाब रहता है क्योंकि ये केंद्र और राज्यों के बीच में विकेंद्रीकरण को कम करता है ना। जो शक्तियाँ होती हैं वो बटी होती हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन भी किया गया है, इसलिए ये ज़्यादा यहाँ पर कामयाब दिखाई देता है। इसके बाद भारत में भाषाओं की विविधता इसका दूसरा चैलेंज है। ये कभी कभी संविधान की संघीय भावनाओं को ठेस पहुंचा देती है। हमारे जो संविधान है उसमें देखिए 8वीं अनुसूची दी गई है जिसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा देश में और भी सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में भाषाओं के लिए लड़ाई अभी भी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। तो ये दो यहाँ जो है इसके लिए चैलेंज हैं। अब हम आज के निष्कर्ष पर आते हैं। देखिए, आज का निष्कर्ष ये है कि भारत में अभी भी कई सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में संतुलन और समन्वय होना ज़रूरी है। उसके सहयोग से कई प्रकार की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इसके लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो धारणा है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। देश में संघवाद के सामने बहुत सारी जो है चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें जल्द से जल्द हमें दूर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने सहकारी संघवाद पे पूरा जो है वो आपके साथ डिस्कस किया है। वीडियो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।